लॉ, कायदा, कानून, लॉयर, वकील और वकील की वकालत। आज के लेक्चर में हम वकालत और लॉ स्टूडेंट के कुछ मुख्य भाग देखेंगे। इंग्लैंड के एक मशहूर जज लॉर्ड डेनिंग की एक कहावत है, वर्ड्स आर अ लॉयर्स टूल्स ऑफ ट्रेड। शब्द वकील के काम के साधन है, उपकरण है, माध्यम है। इस कहावत और इसी संदर्भ में भाषा की उन्होंने वोकैब्युलरी, शब्दकोश के सुधार करने पर जोर डाला है। वे कहते हैं कि शब्द द्वारा आप अपने क्लाइंट के पेपरवर्क्स बनाएंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट और उनकी वसीयत, विल बनाएंगे। उसमें आप शब्द का प्रयोग करेंगे। जज के सामने जब आप अपने क्लाइंट के पक्ष में आर्ग्यूमेंट करोगे तो आप शब्द का इस्तेमाल करोगे। उन्हीं शब्दों पर आपके क्लाइंट का भविष्य निर्भर है। शब्द विचार के माध्यम है। आप शब्दों में विचार करते हैं, अंक या चित्र में नहीं। और आपके शब्द सरल और स्पष्ट होने चाहिए। अगर आपके बात करने से किसी को आपकी कोई बात समझ नहीं आई, अक्सर इसका कारण है कि आपको स्वयं उस बात की क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं है। विचार की अस्पष्टता अक्सर वार्तालाप की अस्पष्टता में प्रकट होती है। तो अब इस संदर्भ में मैं आपको वकालत और स्टूडेंट लाइफ के कुछ बेसिक सलाह दूंगा। सबसे पहला कि वोकैब्युलरी और भाषा का वकालत में बहुत महत्व है। अब लॉ, कायदा होता क्या है? देखो, कायदा केवल वाक्य होता है, सेंटेंस। लॉ इज जस्ट अ सेंटेंस। कौन सी भी भाषा, लेकिन कायदा केवल वाक्य होता है। और कभी कभार वह वाक्य, वह कायदा थोड़ा लंबा होता है। अब कायदे का एप्लीकेशन क्या होता है? कायदा लागू होना और कायदा अपनाने का मतलब क्या होता है? आप अपने आसपास अपनी खिड़की के बाहर नजर फिराइए। जो भी आपकी नजर में आता है उस पर कोई ना कोई कायदा जरूर लागू होगा। जमीन पर सड़क बनाना, सड़क पर गाड़ियां चलाना, सड़क पर लगे पेड़ पौधों को निकालना मना है। कोने में दुकान चलाने का लाइसेंस लगता है। छोटी से बड़ी चीजों की बिक्री सौदा होता है और उन पर सौदे का कायदा लगता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। आसमान में उड़ते पक्षी और उड़ते हुए विमान, हवाई जहाज, एरोप्लेन, इन सब पर कम से कम एक ना एक कायदा उपयुक्त होगा, लागू होगा, अप्लाई होगा। हर देखी और अनदेखी चीजों पर कायदा लागू होता है। अनदेखी यानी इलेक्शंस, चुनाव, रेडिएशन, धर्म, वातावरण और खुद की जिंदगी के लोभ लेने का हक, द राइट टू लिव एंड एंजॉय योर लाइफ। इन सब अदृश्य चीजों पर भी कायदा लागू होता है। भारत देश ने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक कायदे से जन्म लिया है। तो वकालत के लिए भाषा और वोकैब्युलरी का सुधार महत्वपूर्ण है। कायदा केवल वाक्य होता है और कायदा हर एक चीज को लागू होता है। लेकिन मैं आपको एक नया नजरिया दिखाता हूं। कायदा केवल दो चीजों का बना होता है, लेजिस्लेशन और जुडिशियल प्रेसिडेंट यानी कोर्ट के जजमेंट। एक उदाहरण देता हूं। सरकार सपोज एक कायदा बनाती है कि मैं इस कुर्सी से लेकर उस दरवाजे तक चलकर जा सकता हूं। आई कैन वॉक फ्रॉम दिस चेयर टू दैट डोर। अभी कोर्ट डिसाइड करेगा क्या मैं चल सकता हूं, क्या मैं दौड़ सकता हूं, क्या मैं जंप करके जा सकता हूं, क्या मैं जमीन पे रेंग के, क्रॉल करके जा सकता हूं या नहीं। कोर्ट कायदे के हर शब्द को देखेगा और कायदे के मकसद और कर्तव्य को देखेगा। द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द लॉ, व्हाई वाज द लॉ मेड, ये कायदे का कर्तव्य क्या है, मकसद क्या है। और उस हिसाब से कायदा एनालाइज करेगा कि क्या मैं यहां से वहां चलकर जा सकता हूं, दौड़कर जा सकता हूं वगैरह, या नहीं कर सकता हूं ये सब। तो
कायदा यानी जो सरकार ने कायदा बनाया और जो कोर्ट ने जजमेंट दी उस कायदे के ऊपर। कोर्ट में रोज रोज कोई ना कोई नई बात कही जाती है। और जैसे बॉलीवुड के फिल्म फेयर, फेमिना, बॉम्बे टाइम्स मैगजीन और जर्नलिज्म होता है, उसी प्रकार कायदे के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन और ऑनलाइन आर्टिकल्स हर दिन के नए फैसलों की जानकारी देता है। तो अपडेट रहने के लिए पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि लॉयर नेवर स्टॉप्स लर्निंग एंड लॉयर नेवर स्टॉप्स बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। वकील कभी भी छात्र बनना बंद नहीं करता। वकालत एक विज्ञान है। लॉ इज अ साइंस। स्कूल में मैथ्स के रिलेशन में आपने डायलॉग सुना होगा कि फॉर्मूला रटना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सम को सॉल्व किया जाता है, तो वो सॉल्व कर पाना आना चाहिए। उसी प्रकार कायदा रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, कायदे को अपने क्लाइंट के सिचुएशन पर लागू करके, अप्लाई करके क्लाइंट को सॉल्यूशन, समाधान दिलाना जरूरी है। कई बार क्लाइंट की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, कई बार ढेर सारे कायदे एक साथ लागू होंगे, तो वकील का काम होता है वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक वे में उन कायदों को एनालाइज करके अपने क्लाइंट को आउटकम दिलाना, राहत दिलाना। और इसकी प्रैक्टिस देता है लॉ कॉलेज के कंपटीशन जिनका नाम है मूट कोर्ट। मूट कोर्ट कंपटीशन में आप वकील का किरदार और भूमिका निभाते हो। लेकिन मूट कोर्ट के बात करने के पहले मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात कहता हूं। वकील अपने काम के लिए सिर्फ 3 या 4 चीजें करते हैं। रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी ड्राफ्टिंग करना, स्पीकिंग यानी केस की बात करना, और अगर कोई चौथी बात हो तो सोचना। वकील अपने व्यवसाय, रोजी रोटी और व्यापार के लिए सिर्फ पढ़ता है, लिखता है, बोलता है और अगर कुछ और तो सोचता है। बस। है ना आसान सी बात। अब बात करते हैं लॉ स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। लॉ स्टूडेंट को लॉ कॉलेज में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। लॉ करने के 2 रास्ते होते हैं। 12th स्टैंडर्ड के बाद, 12वीं कक्षा के बाद डायरेक्टली लॉ करना हो तो 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते हैं। BLS LLB, BA LLB, BBA LLB। दूसरा रास्ता होता है जिन्होंने ऑलरेडी कहीं से ग्रेजुएशन कर रखी हो, उनको 3 साल लॉ करने का ऑप्शन होता है। तो 12+5 या फिर 12+ग्रेजुएशन+3। सबसे पहले आप लॉ कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके फी रिसीट्स, फीस के पावती एकदम संभाल के रखो। एडमिशन साल के शुरुआत में होता है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम्स में अगर आपकी हॉल टिकट, वो एग्जाम के लिए हॉल टिकट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम निकला तो फी रिसीट से उसका सोल्यूशन आता है, वो पावती से उसका सोल्यूशन आता है। अगर आप ये फीस की रिसीट घुमा देते हो तो एग्जाम टाइम पर और समय बर्बाद होता है, यूनिवर्सिटी में धक्के खाने होते हैं। तो पेपर वर्क संभाल के रखो। नेक्स्ट, मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न ऐसा है कि 5 इयर्स के कोर्स के पहले 5 इयर्स कोर्स के पहले 2 साल एकदम इजी होते हैं। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का 5 इयर्स कोर्स ऐसा है कि पहले 2 साल एकदम इजी, एकदम जूनियर कॉलेज सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं। सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं पहले 2 साल में और एकदम जूनियर कॉलेज जैसे सब्जेक्ट होते हैं। और असली लीगल वाले सब्जेक्ट्स आपको तीसरी साल में आते हैं, 3rd ईयर में आते हैं। तो ये 2nd ईयर से 3rd ईयर का जंप, ये 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर का जंप बहुत बड़ा होता है। 3 सब्जेक्ट से लेके आपको 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं और इजी सब्जेक्ट से होके आपको एकदम लीगल सब्जेक्ट्स आ जाने होते हैं 5th सेमेस्टर में। तो सेमेस्टर 5 में आपको पहले लीगल सब्जेक्ट्स आते हैं और उसके बाद हर सेमेस्टर पहले वाले से डबल डिफिकल्ट होता है, सब्जेक्ट्स की साइज डबल होती जाती है।
लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का है। दूसरे कई कॉलेजेस में पहले साल से ही लीगल सब्जेक्ट्स सिखाने शुरू करते हैं, तो वो आपको आपके सिलेबस और इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी का एक रूल है कि अगले साल जाने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट से ज्यादा में केटी फेल नहीं होना चाहिए, वरना आप अगले साल में नहीं जा पाओगे। तो इसका ये मतलब है कि साल के पहले सेमेस्टर में अगर आपको बहुत सब्जेक्ट्स में केटी फेल आया है तो उम्मीद मत खोइए, डोंट वरी। साल का दूसरा सेमेस्टर अभी बाकी है। पहले सेमेस्टर की एग्जाम के बाद तुरंत पढ़ाई शुरू कर लो और दूसरे सेमेस्टर में सब सब्जेक्ट्स क्लियर कर लो। अब आई बात पढ़ाई की। मेरे टाइम पर जब मैं कॉलेज में था, पहला सेमेस्टर साल के जुलाई में चालू होता था और पहले सेमेस्टर की एग्जाम नवंबर दिसंबर में होती थी, यानी 4 महीने 4 सब्जेक्ट्स के लिए। और फिर दूसरे सेमेस्टर की एग्जाम्स अप्रैल मई में होती थी। लेकिन कोरोना वायरस और एंट्रेंस एग्जाम ने शेड्यूल को थोड़ा अपसेट कर लिया है। लेकिन बात यह है, पढ़ाई कब चालू करनी चाहिए? मैं तो हर साल के पहले दिन से पढ़ाई चालू कर देता था, और जब पहला सेमेस्टर एग्जाम खत्म होता था, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम खत्म होने के 1-2 दिन के बाद तुरंत मैं दूसरे सेमेस्टर की पढ़ाई चालू कर देता था। अगर आज मेरा सेमेस्टर 5 का एग्जाम खत्म हुआ है तो 1-2 दिन के बाद तुरंत मैं सेमेस्टर 6 की पढ़ाई चालू कर देता था, और एग्जाम के करीब आने वाले समय में सिर्फ रिवीजन करता था। आपका मकसद ये होना चाहिए कि साल के जितना स्टार्टिंग में हो सके उतना स्टार्टिंग में पढ़ाई खत्म कर लो, उतना अच्छा रहेगा। जल्दी से जल्दी पढ़ाई खत्म कर लो, जिससे आपको कॉलेज में दूसरी चीजों करने के लिए समय मिल जाता है। कॉम्पिटिशन्स करने हैं, इंटर्नशिप जॉब करनी है, या फिर रिलैक्स करना है, मजा करना है, वेकेशन करना है। अगर पढ़ाई खत्म हो चुकी होती है तो ये सब टेंशन फ्री करने मिलता है, वरना एग्जाम टाइम पर बहुत स्ट्रेस आता है, जिससे ना तो काम ढंग से होता है ना पढ़ाई ढंग से होती है। अगर पूरा भी स्टार्टिंग में नहीं पढ़ सकते, 60-70% जितना स्टार्टिंग में पढ़ लो, बाकी का बाद में पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई जल्दी से जल्दी चालू करो। अब पढ़ाई करनी कैसे चाहिए, या फिर मैं पढ़ाई कैसे करता था? मैं आपको बताता हूं कि मैं पढ़ाई कैसे करता था। यहाँ जहाँ पे से मुंबई में से मैंने जहाँ से लॉ किया, हमारे यहाँ एक बुक आती है, गाइड बुक कहते हैं कि आरती सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। आरती पब्लिशर का नाम है, और वो बुक में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व सॉल्व किए गए क्वेश्चन पेपर्स है। तो पिछले 10, 15, 20 साल के जितने क्वेश्चन पेपर है, वो बुक पब्लिशर ने उनकी एक बुक बनाई है, और हर साल नए पेपर नए एग्जाम आते हैं तो वो लोग वो ऐड करके नया एडिशन निकालते हैं। तो इस बुक में क्वेश्चन पेपर मिलता है, और उन क्वेश्चन पेपर के आंसर्स, जवाब दिए गए हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर। साल की पढ़ाई चालू करने के लिए मैं सेमेस्टर सब्जेक्ट्स की ये गाइड बुक लेता था। मेरा पहला स्टेप 1 ऐसा होता था कि मैं नोट डाउन करता था कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पुराना क्वेश्चन पेपर से चालू करता था मैं, और एक कागज का शीट लेता था, और एक से 1 बाय 1 मैं एक के बाद एक से लेकर एक क्वेश्चन नोट डाउन करता था। और जब कोई प्रश्न अगले कोई पेपर में दोबारा पूछा गया है, रिपीट करके पूछा गया है, तो मैं मेरे पेज पे स्टार करके निशान मार्क कर देता था। तो इसका ये मतलब होता था कि आपको पता चल जाता है कि 20 स्टार्स मतलब 20 बार 20 पेपर में पूछा गया है, और आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस के 20 स्टार है, मतलब कौन से क्वेश्चंस 20 साल में 20 बार पूछे गए हैं, और कौन से क्वेश्चंस 20 साल में 1 या 2 बार पूछे गए हैं। पता चलता है कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये नोट क्वेश्चन के नोटिंग डाउन करते करते मैं एक और उसके साथ करता था कि रफली जवाब का भी
रफ में नोटिंग करके रखो, लेकिन कुछ डिटेल में नहीं। ऊपर ऊपर से देखो कि ये जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कौन से सेक्शन, कौन से कायदे आते हैं। तो ये गाइड बुक जो है वो सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर है, तो उनमें जवाब भी दिए जाते हैं। तो क्वेश्चंस के जवाब में कौन से सेक्शंस, कौन से कायदे कानून आते हैं, वो ऊपर ऊपर से देख के मैं नोटिंग करता था कि इसका जवाब है सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 35 तक। ये मैं सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट के लिए एक ही दिन में, एक ही सिटिंग में करता था, जिससे सब दिमाग में फ्रेश रहता है। तो ये करने से हर सब्जेक्ट का साइज और इंपॉर्टेंस का अंदाजा पता चल जाता है आपको। चारों सब्जेक्ट का ऐसा करने के बाद जब एकदम से आप पढ़ाई चालू करोगे, आप सब्जेक्ट का चैप्टर 1 खोलोगे या आप चैप्टर, ये बुक का इंडेक्स खोलोगे, तो आपको पता चल जाता है कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में 20 स्टार, 20 जो स्टार मार्क किया था कोई क्वेश्चन, वो चैप्टर 1 में क्वेश्चन या टॉपिक दिखा तो पता चल जाता है कि अरे ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आने वाला है और ढंग से पढ़ाई करनी है ये टॉपिक की। तो ये मेंटल अंदाजा मिल जाता है और पढ़ाई में फिर स्ट्रेस कम लगता है। सिलेबस से आप परिचित होने लगते हो और आप खुद से कहोगे अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आएगा। ये मेंटल पिक्चर जो है वो बहुत काम आता है। आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि एक ही सवाल कितने अलग अलग रूप में पूछे जा सकते हैं। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, ड्यूटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लायबिलिटीज, एग्जाम में इनका कोई भी कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन पेपर का ये जो आप एनालाइज करोगे, ये पूरा एनालिसिस करोगे, तो आपको ये सब कॉम्बिनेशन पता चलेगा कि ये सवाल के कितने अलग अलग रूप में ट्विस्ट करके पूछा गया है इस सवाल को। क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद में रेफरेंस बुक्स और टेक्स्ट बुक्स खोल के पढ़ाई में चालू करता था। तो अभी कौन सी बुक्स यूज करनी है वो आपको आपके टीचर्स, आपको फैकल्टी वो बताएगी, सीनियर्स है आपके वो बताएंगे। और एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एडिशनली जो इंस्टीट्यूशन का प्रोस्पेक्टस रहता है, एक ऑफिशियल सिलेबस बुकलेट भी होता है, तो उसमें भी सब्जेक्ट्स और ऑथर्स के नाम लिखे होते हैं कि सो एंड सो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के लिए ये ऑथर की बुक रेकमेंडेड है। ऑफिशियली यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज ऑफिशियल रिकमेंडेशन है कि ये सब्जेक्ट के लिए ये ऑथर है। तो ये सिलेबस का बुकलेट और ये ब्रोशर की लिस्ट आपको कॉलेज की लाइब्रेरी से मिल जाएगी, आपके टीचर्स फैकल्टी से मिल जाएगी, आपके सीनियर्स से मिल जाएगी। तो क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेंगे, इसलिए मैंने सोचा था कैसे भी ट्विस्ट करके पूछने दो, हर रूप में मेरा आंसर तैयार होगा। ऐसा पढ़ाई करता था मैं कि ये क्वेश्चन को कैसे भी ट्विस्ट करके पूछने दो, हर रूप में पूछने दो। एग्जाम में मेरी तैयारी मैंने करके रखी है कि ऐसा पूछा तो ऐसा आंसर तैयार है, वैसा पूछा तो वैसा आंसर तैयार है। इसलिए मैं खुद के आंसर खुद बनाता था, फ्रेम करता था कि ये क्वेश्चन के लिए ये आंसर लिखूंगा। अभी खुद के आंसर्स बनाता था और आप चाहो तो आपकी फैकल्टी के साथ ये कंफर्म करा सकते हो कि टीचर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा और मैंने ये आंसर लिखा तो ठीक है क्या, चलेगा क्या, अच्छे मार्क्स मिलेंगे क्या। कंफर्म करा लो उनके साथ आपके नोट्स। एग्जाम के दौरान असली परीक्षा ये होगी कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आने पर ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या जिसका आपको जवाब नहीं मालूम पड़ रहा। हम एग्जाम लिखने जाते हैं तो टाइम पे पेपर खत्म करना होता है। एग्जाम पेपर टाइम पे खत्म ना कर पाने के दो मेन कारण होते हैं, या तो आपका राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है या फिर आंसर सोचने में बहुत टाइम चला जाता है। तो एग्जाम में ज्यादा टाइम सोचने में नहीं निकालना है। उस प्रकार से पढ़ाई करो कि तैयारी करो कि जैसे भी सवाल आए मेरे दिमाग में आंसर रेडी है, सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। I will open on my phone some of my notes to, मैं जो मेरी notes बनाता था मैं टाइप करके रखता था। Let me show you an example of what I mean by
breakup and list kind of a thing. So in the context of highlighting and this, why I am against highlighting, because law I said is an ingredient. Law के जो होते हैं step by, in every section there is a step by step qualification. You can see my notes, right? Yes. So as you can see, just ऊपर से देखो कि इधर कैसा मैंने breakup दिया है, that okay, this is a little slow like that. Okay, I will just try to point out. In the first one, you can see that fact means and includes का there is number 1 and number 2. Then जो examples है उसको breakup दिया है. Now, if you just observe here, when a fact is said to be relevant, so there is a fact is said to be relevant when bullet point number 1, bullet point number 2, and bullet point number 3. So as you will see now, facts in issue means and includes bullet point number 1, 2, 3, 4, and 5. So I hope this gives you a rough idea about what it means के law में हर शब्द जो डाला रहता है, that has some or the other purpose, and I prefer to look at it in a list way, in the sense, so this is the example of what I mean when I say that the law has step by step ingredients and 1 2 3 4 5 करके मैं ऐसा करता हूँ, so you get a step by step understanding of each and every section. Let me give you another example also. Let me just open one of my other subject notes. So as you can see on the screen, you will see Roman numeral 2, meaning. So that section says that it is a contract by which bullet point number 1 and bullet point number 2, and then there is the rest of the section. So this, let us look at section 125 also, Roman numeral 3. You will see that section 125, there is that number 1, number 2, and number 3 on the next page. So the laws will have sections, and the sections you will be able to break up into portions. Step by step you can go, and you will be able to make sense of the law that way. I prefer doing this, break it up into the parts for better understanding rather than highlighting. So this is the way I look at law. And since I have opened, let me just show you that I said that they ask the same question twist karke. Let me just try and find a question like that. Just see here one sec. The question is, what is creation of agency? And I have framed my answer that whatever way they ask the questions, I have framed my answer. Let them ask anything they want to ask. Let me just try and show you where multiple questions are there. Okay, here you can see the question on top of the page number 36 ka top. Agent's duty to principal, then there is right of the principal, कि principal का क्या हक है, and उसका opposite, agent का क्या हक है, वो principal का duty बनेगा. So the right of the principal becomes the duty of the agent, and right of the agent becomes duty of the principal. Let them ask any one of these 4 things. If they ask what is agent's duty to principal, that is the same answer as what is the right of the principal. That is the same, so whatever they want to ask, I have put Roman numeral 3 as agent's duty, which is principal's right, and Roman numeral 4, agent's right, which is principal's duty. So let them twist and ask whichever way they want. You should be prepared. Let me show you one other subject, and you will be marveled that how they can twist and ask questions. Look at the questions that are asked here. They will ask what is prospectus. They will ask describe issue of prospectus. They will ask what is prospectus and what is the public issue, what is a public issue, what are the legal requirements, what are the contents of a prospectus, what is the golden rule of a prospectus. So you see, I have made my answer in every possible way that they ask for prospectus. If they ask so-and-so question, I will write paragraph number 1, 2, and so from this answer notes that I have made. So let them ask question in whichever twisted way possible. Your answer or your thing should be ready, that let them ask however way, I will have a confident way to answer the question. To those wondering, yes, I have typed all this instead of writing notes. I used to prefer typing notes. I found the power of editing very strong. Okay, I think I'll have to open another PDF, but I think you get an idea that what it means when I say that they twist and ask the question. This prospectus they can ask
in any of the various ways, and you should be prepared that let them ask whatever way, let them ask whatever topic of that topic, and I should be able to answer it. कुछ लोग पूछते हैं कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए करूं या फिर इतना डिटेल में पढूं कि करियर में मुझे काम आए, और उसके लिए मेरा जवाब ऐसा है, पहले ऐसी पढ़ाई करो कि एग्जाम ढंग से दे पाओ। एक बार आपकी एग्जाम वाली पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद डीप में जाओ कि करियर के लिए पढ़ना है। एग्जाम के लिए अगर बहुत डीप में पढ़ोगे तो शायद पढ़ाई खत्म ही नहीं होगी। अपना 1947 से देश है, और अगर आप डीप में पढ़ाई करने जाओगे तो 1947 से आज तक लेकर बहुत सारे कोर्ट जजमेंट और मटेरियल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। वो नेवर एंडिंग वाली डीप वाली पढ़ाई है, इसलिए उस जाल में मत फंसो कि कॉन्सेप्ट समझते समझते आप सेमेस्टर फेल ना हो जाओ। तो पहले ऐसी पढ़ाई करो कि एग्जाम क्लियर कर सको, उसके बाद करियर के नॉलेज की पढ़ाई करो। लॉ कॉलेज में मेरे दो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासकीय कानून, ये सब्जेक्ट आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएगा जो गवर्नमेंट के ब्रांचेस होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इनका बेसिक सिखाएगा, इनके बीच का फर्क सिखाएगा, कुछ टॉपिक्स सिखाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे कॉन्सेप्ट, और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, विधियों की व्याख्या कि साइंटिफिक रूप में कानून कैसे पढ़ना चाहिए, पंक्चुएशंस का महत्व, कायदे में इस्तेमाल किए हुए शब्दों का महत्व, जब एक ही कायदे के दो अलग अलग मतलब दिखते हो तो दोनों में से कौन सा वाला इंटरप्रिटेशन चुनना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जिसे इन शॉर्ट एडमिन लॉ कहते हैं, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसे इन शॉर्ट आईओएस कहते हैं, ये आपको गवर्नमेंट के और कायदे के बेसिक्स समझाएगा। तो हो सके तो इन्हें एडवांस में भी पढ़ लो, आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स की। जैसा कि मैंने पहले कहा, मूट कोर्ट कंपटीशन के द्वारा आप वकालत सिनारियो में वकील का किरदार और भूमिका निभाते हो, यू रोल प्ले एज अ लॉयर। तो ये मूट कोर्ट कंपटीशन होता क्या है? मूट कोर्ट एक कंपटीशन होता है जो लॉ कॉलेजेस में होता है। मूट कोर्ट कंपटीशन में ऐसा होता है कि एक कागज पर आपको केस दिया जाएगा, ये कागज का केस आपके क्लाइंट जैसा होता है। रियल लाइफ वकालत में जो आपके क्लाइंट आते हैं वो आपको उनकी कहानी बताएंगे, तो वो कहानी लिखी होगी ये कागज पर, जिसे कहते हैं मूट प्रॉब्लम। तो कोर्ट केस ऐसे होते हैं कि किसी ने किसी और पर कोर्ट केस किया है, वैसे ही उस कागज पर जिसे कहते हैं मूट प्रॉब्लम, उसमें लिखा होगा कि कौन किसके खिलाफ केस कर रहा है, उनके मैटर की हिस्ट्री दी जाती है, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो ये कागज पर मूट कोर्ट का प्रॉब्लम, मूट कोर्ट कंपटीशन का प्रॉब्लम और फैक्ट्स, वो पार्टी की कहानी दी जाती है कि इनके बीच की स्टोरी क्या है, इनका एक दूसरे के साथ झगड़ा क्या है कि कोर्ट आना पड़ा। एक बात जरूरी है कि आप ये मूट कोर्ट कंपटीशन करते हो तो सीरियस एटीट्यूड के साथ करो, सिंसियरली करो, सच्ची लगन के साथ करो, क्योंकि सीखने के लिए बहुत है। जो आपको बेसिक स्किल्स वकालत में चाहिए होती है, वो सीखने का बहुत गजब का और मनोरंजन सहित मौके होते हैं ये मूट कोर्ट। जो आप ये स्टूडेंट लाइफ में सीख लोगे तो अपॉर्चुनिटी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा पड़ता है। वकील बनने के बाद आप क्लाइंट और कोर्ट से शर्मिंदा नहीं होते हो, लेकिन सफल होते हो, और आपके जो बॉस है, आपके सीनियर होते हैं, वो आप पर डिपेंड कर सकते हैं, वो आप पर भरोसा कर सकेंगे। तो इन मूट कोर्ट कंपटीशन में लगभग हमेशा टीम टीम बनती है, टीम के माध्यम से भाग लिया जाता है। तो आप और आपके दो टीममेट, ऐसे 3 लोगों की टीम बनती है।
भाग लेने के लिए। तो कभी कभी आप तो सीरियस हो, आप सीरियसली कर रहे हो, लेकिन आपके टीममेट सीरियसली नहीं कर रहे, और इसका असर आपके सीखने पर पड़ता है। सही टीममेट चुनना बहुत जरूरी है। डिबेट कंपटीशन, जो दूसरे हर जगह डिबेट होते रहते हैं, डिबेट कंपटीशन में कैसे फॉर एंड अगेंस्ट होता है, पक्ष और विपक्ष, उसी तरह मूड कोर्ट में भी पक्ष और विपक्ष होता है। और मूड कोर्ट कंपटीशन की बड़ी मजेदार बात यह है कि आपको लगभग हमेशा दोनों के तरफ की तैयारी करनी पड़ेगी, दोनों तरफ से वही सेम केस लड़ना होगा। क्या आप समझ रहे हो? पक्ष और विपक्ष दोनों को जिताने की तैयारी करनी होगी आपको इन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में। इससे जो ट्रेनिंग मिलती है वो वकालत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वकालत में आपको दोनों साइड से केस मिल सकते हैं। कभी आप केस फाइल कर रहे हो, तो कभी आपके क्लाइंट के ऊपर केस फाइल किया गया है। मैंने मेरा पहला मूड मेरे तीसरे साल में किया था, थर्ड ईयर में किया था, और मुझे उस बात का बहुत गम है और बहुत पछतावा है कि मैंने उसके पहले से क्यों नहीं किया। मेरी आपसे ये एडवाइस है, सलाह है कि जितने मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स कर सको उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैंने मेरा पहला मूड कोर्ट कंपटीशन किया, फिर उसके एक साल बाद जब दूसरा कंपटीशन किया, दूसरा मूड कोर्ट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह, पहले कुछ नहीं आता था, अब सब आता है। उसके एक साल बाद मैंने एक और वापस मूड कोर्ट कंपटीशन किया, और वापस वही लगा कि अरे वाह, पहले कुछ नहीं आता था, अब सब कुछ आता है। हर नए कंपटीशन करने से वकालत की नई और तगड़ी सीख मिलेगी आपको। जो कॉलेज में एक के बाद एक मूड किया, असली वकालत में उसका काउंटर पार्ट है कि एक के बाद क्लाइंट को हैंडल करना। तो जो मेहनत लगती है काम करने में, उसकी आपको प्रैक्टिस मिल जाती है। आप साल में तो एक दो या तीन मूड करते हो, थोड़ी ना आप वकालत में सिर्फ साल के 3 क्लाइंट लोगे। तो जो मेहनत की प्रैक्टिस होती है वो भी आपको मिलेगी। वकालत के काम हैंडल करने की क्षमता और एक्सपीरियंस, तजुर्बा आपको इन कॉलेज के कंपटीशन से मिलता है। अब कंपटीशन की तैयारी कैसे चालू करें? जो आपका फैक्ट शीट है, वो कागज है जिसपे केस लिखा है, उसे एक नहीं 1000 बार पढ़ना है। जो मूड कोर्ट प्रॉब्लम की स्टोरी है, कहानी है, उसे हर एक एंगल से जानना है और परखना है। उनकी कहानी जाननी है, और उनके कौन कौन से नजर, कोने कोने से नजरियों को परखना है कि सामने वाले को, जो सामने वाली टीम है, सामने वाले को कौन से लीगल एंगल्स, कौन से लीगल दृश्यों से हराया जा सकता है। तो सबसे पहले उनकी जो कहानी है उसे जाननी है, और हर कोने को परखना है, कहानी को हर कोने से परखना है। वकालत के कोई भी काम में एक होती है क्लाइंट की कहानी, और दूसरा होता है उस कहानी पर कायदा कानून का लागू होना। कहानी समझने परखने के बाद देखना पड़ता है कि कहानी पर कौन से कायदे आपके फेवर में है और कौन से कायदे आपके फेवर में नहीं है। आपको कायदा जानना पड़ता है। आप कहोगे कायदा जानने के लिए ही तो कॉलेज में आए हैं, वही करना है। मूड कोर्ट बहुत ही गजब अपॉर्चुनिटी है कायदा सीखने के लिए। कहानी पर कौन से कायदे लागू होंगे, उस पर जानकारी पाने के लिए आप कॉलेज के टीचर और सीनियर से बात करो। वो आपको मार्गदशा दिखाएंगे, वो आपको कहेंगे कि कौन से कायदे में आपको पढ़ना है, देखना है। फिर आपको उन कायदे पढ़ने हैं, समझने हैं, सीखने हैं और अपनाने हैं। कायदा पढ़कर समझना है क्लाइंट के तरफ की कहानी में क्या कायदा अपने तरफ है या कायदा हमारे खिलाफ है। क्लाइंट चाकू से मर्डर करके आया है, तो चाकू से जान लेने वाला कायदा अपने क्लाइंट पर लागू होगा या नहीं, समझ रहे हो? ऐसा करके कायदा को पढ़ना है। आपके सीनियर और टीचर आपको दिशा दिखाएंगे कि किन किन कायदों में आपको जांच करनी है। फिर आपको उन कायदे पढ़ने हैं, समझने हैं, सीखने हैं और अपनाने हैं मूड कोर्ट के क्लाइंट के फेवर में। और कैसे क्लाइंट को बचाना है, कैसे क्लाइंट को बचाना है,
क्या क्लाइंट को मर्डर की सजा मिलेगी, क्या क्लाइंट को अरेस्ट किया जाएगा, क्या क्लाइंट को बेल मिलेगी। तो आप कायदे की पढ़ाई करोगे, आप किताबें पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे। जब सरकार, सेंट्रल पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जब कोई कायदा निकालते हैं तो उसकी ऑफिशियल कॉपी आती है, जिनके किताब मिलते हैं, बुक्स मिलते हैं। तो ये ऑफिशियल कायदे की कॉपी को बेयर एक्ट, BARE, बेयर ACT एक्ट, बेयर एक्ट कहते हैं। कि जिस रूप में सरकार ने कायदा बनाया है, पुस्तक वही वर्ड टू वर्ड आपको बता रही है कि क्या कायदा है वर्ड टू वर्ड। तो एक टाइप की पुस्तक होती है बेयर एक्ट, और दूसरी एक बुक होती है कमेंटरी। कि कई ऑथर किताब लिखते हैं कि उस वाले कायदे पर कोर्ट में फाइल किए गए केसेस का क्या निर्णय है और क्यों वैसा निर्णय है। तो आपको उसे पढ़ना है, उनमें बात किए गए केसेस को कंप्यूटर इंटरनेट पर खोलकर पढ़ना है, समझना है कि उन केस में क्या विषय पर जांच पड़ताल, क्या विषय पर झगड़ा हुआ था और कायदा किसके फेवर में गिरा और क्यों उसके फेवर में गिरा। कि कोर्ट ने, जज ने उसके फेवर में जब दिया है तो क्यों, वो कायदा क्यों उसके फेवर में है, उसका रीजनिंग आपको पढ़ना समझना है। जो आप मूड कोर्ट कंपटीशन में रिसर्च और कायदा लागू करते हो, वो असली वकालत में आप आपके असली क्लाइंट पर कायदा लगाओगे। जब आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको दो तरह के विचार आएंगे। एक कि ये जो मैंने पढ़ा वो तो एकदम से अपने मामले के काम का है, उसे कहते हैं डायरेक्ट रिसर्च। और दूसरा विचार आता है कि अगर सामने वाला ऐसी कोई बात कहेगा तो फिर ये कायदा काम का है, अगर वो वैसा बोला तो ये कायदा आएगा। उसे इनडायरेक्ट या एंटिसिपेटरी रिसर्च कहते हैं। कि एंटिसिपेशन कर रहा हूं कि अगर वो ये बोला तो मैं ये बोलूंगा। आपको कायदे की इस जांच पड़ताल करके कंप्यूटर पर टाइप करके एक पेपर वर्क बनाना है। मूड कोर्ट कंपटीशन में इसे मेमोरियल कहते हैं। इन शॉर्ट मूड कोर्ट मेमोरियल या फिर मूट मेमो भी कहते हैं। असली वकालत में इसका काउंटर पार्ट होता है वो असली पेपर वर्क जो आप बनाओगे, जो क्लाइंट साइन करेगा, क्लाइंट नोटरी करेगा और आप कोर्ट में फाइल करोगे। तो पेपर वर्क्स की प्रैक्टिस मिलती है मूड कोर्ट मेमोरियल और मूड कोर्ट कंपटीशन से। कि जो मेमोरियल बनाओगे वकालत में, वो आपके पेपर वर्क्स बनाओगे, उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। कि मैंने मेमोरियल ड्राफ्ट किया, मैंने मेरा क्लाइंट का पेपर वर्क ड्राफ्ट किया कंप्यूटर पर टाइप करके। तो कंपटीशन के लिए आप आपके सीनियर्स और टीचर्स को बात करिए कि जो पिछले वाले मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होते हैं, पिछले साल के मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जो हो चुके हैं, उनमें जो लोग ने भाग लिया था, उनके जो मूड कोर्ट मेमोरियल की सैंपल कॉपी पड़ी रहती है, वो कॉलेज में अक्सर पड़ी रहती है, वे वहीं पे रखते हैं 2 4 5 साल के सैंपल। तो आप आपके टीचर्स और सीनियर्स को बात करिए, उनको कहिए कि आपको सैंपल दिखाने के लिए कि दूसरे लोगों का मुझे मूड कोर्ट सैंपल दिखाओ। उनसे रिक्वेस्ट करो, निवेदन करो, सैंपल देखने मिलेगा। मूड कोर्ट कंपटीशन में आपको लिमिट दिया जाता है कि 20-25 पेजेस से ज्यादा ना लिखे इस मेमोरियल में। लेकिन असली वकालत में कभी कभार 100, 150, 250 और 1000 पेजेस के भी पेजेस आसानी से आते हैं पेपर वर्क। जो भी आप ड्राफ्ट करते हो, छोटा या बड़ा, उसे आपको हियरिंग, कोर्ट के हियरिंग के दौरान जज को बोलकर पेश करना होता है। जो आपकी आर्ग्यूमेंट है उसे बात करके पेश करना होता है और उसे ओरल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। कायदा साइंटिफिक रूप से लागू होता है और साइंटिफिक रूप से ड्राफ्ट करना पड़ता है, लेकिन वही कायदा, वही कहानी को आप जब ओरल आर्ग्यूमेंट्स में बात करते हो तो वो साइंस नहीं, वो कला है। द आर्ट ऑफ ओरेटरी, वक्तृत्व की कला। पेपर वर्क्स साइंटिफिक होते हैं और ओरल आर्ग्यूमेंट्स कला होती है। वकालत में आपको कई बार अपने क्लाइंट की कहानी और उनके ऊपर लागू कायदे को कुछ ही चंद वाक्यों और कुछ ही चंद क्षणों में कहने की आवश्यकता होती है। आप में ये काबिलियत होनी चाहिए
कि ना सिर्फ ये 100 पेज के मामले का चप्पा चप्पा जान लो, डिटेल जानना भी जरूरी होता है, पर वही डिटेल मामले को 20 सेकंड के अंदर समझाने की भी क्षमता होनी चाहिए। ससिंक्टनेस, संक्षिप्तता होनी चाहिए आप में। जो गुण वकालत में आवश्यक है उसे आप मूट कोर्ट कंपटीशन के द्वारा पा सकते हैं। रिसर्च करना और रीडिंग और ड्राफ्टिंग और ओरल आर्ग्यूमेंट्स, यानी पढ़ाई करना, टाइप करना और उसे प्रेजेंट करना, जो वकालत में लगता है उसका प्रैक्टिस आपको मूट कोर्ट कंपटीशन से मिलेगा। ओरल आर्ग्यूमेंट्स का भी टाइम लिमिट रहता है मूट कोर्ट्स में। जो कॉलेज होस्ट कर रहा है वो टाइम लिमिट देगा रूल्स एंड रेगुलेशंस में कि टोटल या फिर पर स्पीकर 5 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट मिलेंगे। तो कॉलेज डिटेल में रूल्स निकालता है, तो वो मेमोरियल के कितने पेजेस होंगे वो रूल्स में बताएंगे, आर्ग्यूमेंट्स के लिए कितना टाइम मिलेगा वो डिटेल्स में रूल्स में डालेंगे, कितने राउंड्स होंगे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, वो डिटेल में लिखा होगा। तो वो सब रूल्स एंड रेगुलेशंस में होगा। अब वो जो मेमोरियल बनाते हो उसके कई हिस्से होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में देखने मिलेगा। तो उनके हिस्से कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक है कहानी का हिस्सा जिसे कहते हैं फैक्ट्स, FACTS, फैक्ट्स। दूसरा होता है ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र। क्या इस कोर्ट के पास लीगल पावर, कानूनिक क्षमता है क्या, इस मामले के लिए क्या ये सही कोर्ट है कि नहीं, उस पर कायदा दिखाना होगा। मतलब डिवोर्स चाहिए तो फैमिली कोर्ट में जाओ, क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल कोर्ट में जाओ, उसके सेक्शंस कायदे रहते हैं। तो मेमोरियल में वो दिखाना होता है कि क्या ये न्यायालय के पास उसके रिलेशन में पावर है, सुनने की क्षमता है कि नहीं। फिर मेमोरियल का एक हिस्सा होता है इश्यूज, कि पक्ष और विपक्ष के बीच कौन से मुद्दों पर बहस हो रही है, जो ये कोर्ट में आए हैं इनके बीच का डिसएग्रीमेंट कहाँ पे है। और होता है आर्ग्यूमेंट्स, डिटेल में बताओ कि आपकी कहानी पर कौन से कायदे लागू होंगे। तो पक्ष और विपक्ष दोनों खुद के साइड के लीगल आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे कि इसके ये बोलेगा मेरे फेवर में ये है, वो बोलेगा मेरे फेवर में ये है। कई बार लोग पूछते हैं मूट कोर्ट कंपटीशन में जज से कैसे बात करनी चाहिए, किस प्रकार से बात करे, कैसी भाषा का उपयोग करे, कौन से कानूनी शब्द का प्रयोग करे। इस सवाल के लिए बहुत आसान सा जवाब है। मैं उनको बोलता हूं, देखो जज इंसान ही है, जज इज अ ह्यूमन बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप और मैं दोनों ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, जज भी मनुष्य है। आपके घर पे आपके वडील है, पेरेंट्स है, एल्डर्स है, बुजुर्ग है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, एल्डर्स है। हिंदी भाषा का एक बहुत खूबसूरत सम्मान पूर्वक अंग है कि इन्हें हम आप करके पुकारते हैं। सम्मान से हम एल्डर्स को आप करके पुकारते हैं। आप कैसे हो, आप खाना खाना खाओगे क्या। उसी प्रकार भले आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में आर्गुमेंट करो, लेकिन केस को उस प्रकार से समझाओ, जज से उस प्रकार से बात करो जैसे आप माता पिता को समझा रहे हो, जैसे आप माता पिता को समझा रहे हो। जज से सिर्फ बात करनी होती है, जज भी तो इंसान ही है। सरल, स्पष्ट और सिंपल भाषा का उपयोग करे। ये सोचना गलत है कि मैं एकदम कॉम्प्लिकेटेड बात करूंगा तो जज को पसंद आएगा, नहीं। जितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे उतना ही अच्छा है। तो माय लॉर्ड, मे आई प्लीज टेल यू द जुरिस्डिक्शन, माय लॉर्ड मे आई प्लीज मेक वन स्मॉल सबमिशन, माय लॉर्ड मे आई प्लीज, ऐसी भाषा का उपयोग करो। पोलाइट, रिस्पेक्ट, ऐसा करके बात करो। माय लॉर्ड, इन शॉर्ट, संक्षेप में उसने सेल्फ डिफेंस में हत्या की है। इन शॉर्ट, डिटेल में कंफ्यूज ना कर दो और उलझन उल्लंघन ना करो। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे उतना अच्छा है। उस प्रकार से जज से बात करो। आप सिर्फ कॉन्वर्जेशन कर रहे हो जज के साथ, आप मनुष्य हो, जज मनुष्य है, बात करो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो और पोलाइटली बात करो। बस इतना याद रखो कि जज से बस यूं ही बात करनी है। जब मूट कोर्ट कंपटीशन में
आपका टर्न खत्म हो जाता है, आपका ओरल आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाता है, अगर हो सके तो वही कंपटीशन में दूसरे राउंड्स देखो कि क्या होता है। एक ही कंपटीशन में आप कई लोगों के आर्ग्यूमेंट्स का एक्सपोजर लोगे तो आपको देखने मिलेगा कि दूसरे लोग कैसे आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो एक ही कंपटीशन में आपको ढेर सारा एक्सपोजर मिल सकता है कि दूसरे लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, दूसरे लोग कैसे आर्ग्यू करते हैं। खासकर फाइनल राउंड, जो लोग फाइनल तक पहुंचते हैं मतलब उनके स्टाइल में कुछ दम है। और अगर आप फाइनल तक नहीं पहुंचे हो तो आप बैठ के देखो फाइनल राउंड वो लोग डिस्प्ले करेंगे। 99% ऑफ द टाइम वे फाइनल राउंड आपको देखने देते हैं, अलाउ करते हैं। तो आप फाइनल राउंड अटेंड कीजिए, सीख देखिए, एक्सपोजर लीजिए कि अच्छे लोग कैसे आर्ग्यू करते हैं। तो ये था मूट कोर्ट और कॉलेज के बारे में। अब बात करेंगे इंटर्नशिप जॉब की। लॉ स्टूडेंट कई बार जॉब करना चाहते हैं वकालत सीखने के लिए, तो इस जॉब को इंटर्नशिप कहते हैं। मेरे यहाँ इंटर्न्स को मैं सबसे पहला रूल देता हूं कि जब आप अपने काम का कोई भी अपडेट आपके बॉस को, आपके सर को दे रहे हो तो सबसे पहले मुझे इस प्रकार कहो कि सर गुड न्यूज है या बैड न्यूज है। सो वो स्टार्टिंग में बोलने के बाद आप डिटेल में बताओ। फॉर एग्जाम्पल काम हुआ कि नहीं, कि गुड न्यूज सर फाइलिंग हो गई, वो रिसीट पावती मिल गई, ट्रू कॉपी मिल गया, ऑर्डर मिल गया, गुड न्यूज सर। या फिर अरे बैड न्यूज सर वो फाइलिंग नहीं हुई, वो फाइलिंग वाले बंदे ने 15 ऑब्जेक्शन निकाला है, बैड न्यूज सर वो जज एब्सेंट थे। तो ऐसा गुड न्यूज बैड न्यूज करके बोलो और फिर आपका जो भी डिटेल में है वो बताओ, तो आपके सीनियर को थोड़ा आइडिया आ जाता है कि आपसे काम हो पाया है या नहीं हो पाया। दूसरा नंबर रूल मैं मेरे यहाँ इंटर्न्स को कहता हूं कि जब आपको कोई काम दिया जाता है और आपको उस काम के बारे में कुछ डाउट हो, सवाल हो, अनक्लियर हो, हमेशा तुरंत क्लैरिफाई करो। जब भी सवाल उठता है तुरंत क्लैरिफाई कर लो। अगर इंटर्न कहता है कि मुझे लगा मुझे लगा मतलब उनको कुछ सवाल था, डाउट था जो उन्होंने पूछा नहीं है और अज्यूम करके काम करने चले हैं। अज्यूम करोगे तो नुकसान होगा। तुम वैसे इंटर्न मत बनना कि जज को कि सर को तुम्हें बोलना पड़े कि सॉरी सर मुझे लगा इसलिए। मुझे लगा मतलब तुमने कुछ अजम्पशन किया है, उस अजम्पशन को हमेशा क्लैरिफाई करवा लो। गलत अजम्पशन मत रखो, गलत अजम्पशन करके काम मत करो। तो अब जब नए लोग आते हैं जॉब के लिए, उनको एक सिंपल सा पहला काम, कोई भी सिंपल सा पहला काम, मैं उन्हें स्टेपल या जेरोक्स का काम दूंगा। ऐसा सिंपल काम देकर भी पता चल जाता है उनका कितना सीरियसनेस है और उनका कितना दिमाग चलता है और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स वाले काम आगे जाकर दे सकता हूं क्या। सिंपल उदाहरण देता हूं। मैं किसी को कहता हूं कि ये 100 पेज का बंडल है, इसे जेरोक्स कर लो, या फिर अभी कोरोना वायरस के दौरान हमें पीडीएफ बनाना पड़ता है, स्कैनिंग बनाओ। तो सिंपल लगता है ना, जेरोक्स करो स्कैनिंग लगाओ। लेकिन सब पेज को उसने पेज नंबर वाइज रखा है क्या? अभी उसने स्कैनिंग जेरोक्स किया, उसमें उसने पेज नंबरिंग कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया है क्या? 1 2 3 4 5 के बदले 1 5 2 3 4 किया है क्या? उसने पेज नंबर उसने जंबल अप किया है क्या? हर पेज को उसने ढंग से देखा है क्या? हर पेज को उसने ढंग से देखा है क्या कि किसी पेज पर जेरोक्स में कभी इंक कम होती है तो वो जेरोक्स एकदम लाइट निकलता है, कुछ दिखता नहीं है। कभी कुछ जेरोक्स में पेपर अंदर जाते जाते कुछ फोल्ड हो गया तो वो पेपर दिखता नहीं है। स्कैन या जेरोक्स में कभी कुछ ऊपर नीचे का पेपर ढंग से डाला नहीं तो कुछ कटआउट हो जाता है, ऊपर से कटआउट, नीचे से कटआउट हो गया क्योंकि पेपर ढंग से डाला नहीं है। ऐसी छोटी गलती आपके क्लाइंट के काम को कभी कभी 3 से 6 महीने डिले करवा सकती है। तो जो इंटर्न कहेगा कि हाँ हर पेज चेक किया है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो मैं इंटर्न को जो काम देता हूँ उनके कुछ उदाहरण देता हूँ। जो उनको पहले काम दोगे उसे पता चल जाता है, और मैं अपने इंटर्न्स को कैसे काम देता हूँ उसके उदाहरण देता हूँ। क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट कभी आपको पेपर के बंडल देके जाते हैं कि उनके रिलेशन में ये 5 10 15 20 30 40 कागज है। तो मैं इंटर्न से उनकी एक लिस्ट बनवाता हूँ
कि डेट वाइज ऑर्गेनाइज करो कि ये क्या क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो वो लिस्ट बनाते हैं मेरे इंटर्न्स। फिर कभी कुछ रहता है कि सब जो डॉक्यूमेंट्स है, कई बार पत्र होते हैं, लेटर्स होते हैं, तो अभी पत्र है तो सिग्नेचर भी होनी चाहिए, तो इंटर्न्स हर एक डॉक्यूमेंट देखेंगे कि क्या सब ईमेल में सिग्नेचर है। अभी पत्र है तो भेजने पड़ते हैं तो डिलीवरी का प्रूफ देना पड़ता है कि हैंड डिलीवरी किया, तो उनका एक्नॉलेजमेंट सिग्नेचर, सामने वाले का एक्नॉलेजमेंट सिग्नेचर रहना चाहिए। पोस्ट किया है तो पोस्ट की पावती रिसीट होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ ऑफ डिलीवरी स्टडी करने के लिए मैं देता हूँ। फिर दूसरे क्या काम देता हूँ, जब मैं ड्राफ्टिंग करता हूँ तो इंटर्न्स को मैं देता हूँ एक चेकिंग के लिए कि देखो जो मैंने ड्राफ्ट किया है वो देखो, वो पढ़ो, वो पूरा समझो, और फिर ये बताओ कि क्या मुझसे कोई सिली मिस्टेक हुई है क्या। कभी मैंने किसी का नाम गलत स्पेलिंग डाल दी, कभी मैंने कोई गलत डेट डाल दी, तो मैं उनको रीडिंग के लिए देता हूँ कि मैंने जो बनाया है ड्राफ्टिंग, हर शब्द पढ़ो और डिटेल में ध्यान से पढ़ो, समझ लो, कहानी को समझो, कायदे को समझो, और कुछ अगर मेरी सिली मिस्टेक हुई है तो वो मुझे पॉइंट आउट कराओ। मैं जब भी उनको ये पढ़ने के लिए देता हूँ तो जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट रहता है, मैं उनको कहूंगा कि ये जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट का, उस पर तुम मेंटली ध्यान दो कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है। कभी डॉक्यूमेंट साथ में देता हूँ, कभी डॉक्यूमेंट्स बाद में, डॉक्यूमेंट्स का काम बाद में देता हूँ। तो उनको बोलता हूँ कि ये तुम जो कहानी पढ़ रहे हो, डिटेल में पढ़ रहे हो, तो जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं ये मैटर के लिए, उनका आइडिया अंदाजा तुम समझ लो। फिर उनको ऐसा काम देता हूं कि हमारा ड्राफ्टिंग का पेपर वर्क जब फाइनल होने आता है तो एक कॉम्बिनेशन का काम निकलता है कि क्लाइंट की अभी फाइनल होता है तो हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं और क्लाइंट की सिग्नेचर लेते हैं, तो उसमें एक से बाद एक कई काम लगते हैं। एक कॉम्बिनेशन है कि प्रिंट आउट लो, डॉक्यूमेंट अरेंज करो, डॉक्यूमेंट को पेज नंबरिंग करो, क्लाइंट और वकील की सिग्नेचर लेनी पड़ती है, क्लाइंट के साथ जाके नोटरी करवाओ, जेरोक्स कॉपीज निकालो, और ये सब हो जाता है तो कोर्ट में जाके फाइल करो। और अगर कोर्ट का काम नहीं है, वो पोस्ट करने का काम है, तो जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करो, और ये फाइलिंग पोस्टिंग के बाद जो पावती आती है वो ढंग से फाइल में रखो। तो ऐसे काम देता हूं, और हर इन छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको बोलता हूं कि हर जगह क्लाइंट की साइन ले लो, क्लाइंट की साइन एक नहीं 10 जगह पे लगती है, तो हर जगह साइन ले लो। कहीं क्लाइंट की साइन कोई जगह पे रह नहीं जानी चाहिए, कोई साइन का जगह ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। फाइलिंग के वक्त जब जाते हो, अगर फाइलिंग वाला लास्ट मिनट कुछ बदलाव देता है कि नहीं नहीं आप ये थोड़ा सुधार करके एक दो शब्द बदलना पड़ता है, कुछ बदलाव करना पड़े, तो आप सर की परमिशन लो, और जो फाइल करते हो वहां पे कुछ सुधार बदलाव किए हैं, कुछ चेंजेस करने पड़े, तो आपकी जेरोक्स कॉपीज पे वो सुधार बदलाव करा दो, वरना वो आउटडेटेड या गलत जेरोक्स रह जाता है। तो ऐसे वाले काम जूनियर्स को स्ट्राइक होने चाहिए। ये थोड़े बेसिक लेवल के काम है। तो इनसे थोड़े बढ़कर काम होते हैं इंटर्नशिप पे, कि मैं मेरे जूनियर्स को बोलता हूँ कि तुम जाओ मेरे कोर्ट मैटर में, जो मामूली साधारण काम होते हैं वो तो मैं उनको कोर्ट मैटर का भरोसा कर सकता हूँ कि कुछ अपने को फाइल करना है, और फाइल करने के बाद तारीख गिरनी होती है। फाइल करते हो तो इंस्टेंटली नहीं होता है, आप आज फाइल करोगे तो सामने वाले को कॉपी देनी होती है, सामने वाला स्टडी करेगा, उस पर रिप्लाई करेगा अगली डेट में। तो कई बार सीनियर को जाने की जरूरत नहीं होती है, जो पेपर वर्क बन चुका होता है बस जाके उसे फाइल करना होता है, और फाइल करने के बाद अपने आप तारीख गिरनी है। तो मैं जूनियर्स को, क्या मैं उनका भरोसा कर सकता हूँ कि मैं उनको अपनी कोर्ट हियरिंग के लिए भेज सकता हूँ ये फाइलिंग कराने के लिए, या फिर सामने वाला फाइल करने वाला है और हमको उनकी कॉपी लेनी है, तो क्या वो इंटर्न, इतना छोटा सा काम है कोर्ट मैटर का, पर फिर भी कोर्ट मैटर है, डेट है, कोर्ट डेट है, क्या इंटर्न इतनी छोटी सी बात लेकिन महत्वपूर्ण बात हैंडल कर पाएगा? क्या सीनियर जूनियर के ऊपर इस बात का भरोसा कर सकेगा कि ये कोर्ट के काम वो मेरा हैंडल कर पाएगा? आपके सीनियर को आप पर भरोसा आना चाहिए कि आप पेपर वर्क ढंग से करोगे और आप कोर्ट का काम ढंग से हैंडल करोगे। तो इन शॉर्ट, अपने सर का काम और अपने सर की जिंदगी आसान बनाने का नजरिया रखें, फिर आपके सीनियर आपको ट्रस्ट कर पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे। अब नेक्स्ट लेवल बताता हूं कि
आप जॉब चालू करते हो, आपके करियर में आपको किन बातों पर ध्यान देना है। आप ग्रेजुएशन के बाद वकील बनोगे तो आपको आपकी सैलरी और जिंदगी की लाइफ सेविंग्स पर फोकस करना होगा। खुद की अगर प्रैक्टिस चालू करो, आप खुद का एडवोकेट प्रैक्टिस चालू करते हो, तो आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि क्लाइंट की फीस, जो आपके अकाउंट्स है उसका रिमाइंडर वगैरह रखना पड़ता है, फीस दी कि नहीं, ढंग से दी कि नहीं, टैक्स प्लानिंग करना पड़ता है। आप प्रैक्टिस चालू करते हो तो आपको कई सारे कोर्ट डेट्स अगर आप फाइल करते हो तो कोर्ट की डायरी मेंटेन करनी पड़ती है। फिर आपको ये अंदाजा लगाना होता है कि आपका एफिशिएंसी, आपका समय, टाइम पर केस, आप पर केस कितना समय डाल रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट, तो एक साथ का आप कितने काम लोगे, ये सब टाइम मैनेजमेंट, एफिशिएंसी, ये सब पर आपको फोकस करना होगा। फिर आपकी प्रैक्टिस में आपको कई सारे तजुर्बे मिलेंगे। कभी गलत कायदा कह दिया, कभी आपने जज को गुस्सा दिला दिया, कभी आपने जज को गुस्सा नहीं दिलाया, दिलाना चाहिए था। कुछ है लीगल पॉइंट कि जज से आपको यूं बात करनी चाहिए थी, आपको जज को गुस्सा दिलाना चाहिए कि सामने वाला ऐसा कैसे कर सकता है। तो कभी आप जज को गुस्सा दिलाते हो और दूसरे केसेस में आप जज को गुस्सा नहीं दिला पाते हो, तो ये बात का तजुर्बा मिलेगा आपको। कभी आप समय पर चुप नहीं बैठे, और कभी आप चुप नहीं बैठे जब जज सामने वाले पर भड़क रहे हो, तो भड़कने दो ना, तुम क्यों मुंह खोल रहे हो। जब जज सामने वाले को उसकी गलती बता रहा है तो तुम क्यों बात कर रहे हो, तभी चुप बैठ जाओ। ये बात का तजुर्बा मिलेगा। कभी ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो आपको झूठ कहेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट छिपाएंगे, आपसे कुछ कहानी छिपाएंगे। कभी आपको ऐसा होगा कि क्लाइंट को ज्यादा या कम चार्ज कर दिया, और कभी अच्छा करने की चाहत में कभी थोड़ा खुद का नुकसान हो जाता है। तो ये सब आपको एक्सपीरियंस, तजुर्बा मिलेगा लॉ कॉलेज में और प्रैक्टिस में। तो ये सब याद रखिए। विद दैट मेरा लेक्चर, मेरी जो एडवाइस है आपको, टिप्स है, दैट कम्स टू एन एंड। नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। हेलो सर, हाय। मेरा नाम भृति है और मैं थर्ड ईयर LLB की स्टूडेंट हूँ। So the thing is कि how do we find out where exactly to be intern or should be intern? Like I want to get into media field or IPR. Okay? तो अगर मैं गूगल में जाती हूँ तो गूगल तो गिव्स मी द फर्स्ट बेस्ट 10 लॉ फर्म्स ऑफ कोर्स। तो अगर मैं सपोज मेल पे लिखती हूँ तो द बिग लॉ फर्म्स डोंट रिप्लाई बैक, ठीक है, बट आई डोंट माइंड इंटर्निंग विद अ स्मॉल लॉ फर्म आल्सो। बट हाउ डू आई गेट इन्फॉर्मेशन कि कहाँ इंटर्न करना चाहिए, कौन सा एडवर्टाइजमेंट? आई विल टेल यू। वी लिव इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, गूगल का जमाना है। सो व्हाट आई सजेस्ट, नंबर वन, द बेस्ट वे टू फाइंड आउट अबाउट दीज थिंग्स, थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे और जर्नलिज्म पे अगर ध्यान दोगे, न्यूज के बहुत सारे आउटलेट्स हैं। देयर इज कन्वेंशनल न्यूज़पेपर एंड देयर इज आल्सो लीगल न्यूज़पेपर। लीगल कई सारे वेबसाइट्स है। इफ यू पे अटेंशन देन यू विल कम टू नो what are the different law firms that are existing in that particular field. Lawyers के interviews आते हैं, opinions आते हैं। So there are many websites. There is Live Law, Loctopus, E-Justice India. There are many websites. So there is also, in fact, non-legal websites. There are Quora, and you follow the Instagram pages of all these websites, Facebook pages, social media, Twitter, everything. So the point is that you can track through. There are legal websites which you can use. You pay attention to journalism. Okay, so if you pay attention to journalism over 6 months, 1 year, you read the newspaper, so they will say a famous media lawyer, or you will come to know many different practitioners in those particular fields. So this is where it's like, अगर आप expect करते हो that 1 to 100 एक list दिया जाए, ऐसा डाउटफुल है कि कोई ऐसा क्यूरेट करके रखता नहीं है. That is where your efforts will matter. So over a period of 6 months, 1 year, your efforts will be required कि you keep track of all the journalism, you keep track of all the information, जहां से भी exposure मिल रहा है. कितने सारे legal websites है. There is kanun.com, like I said, Live Law, Loctopus. There are many websites which you can use. So for example, Live Law
and Bar and Bench and Loctopus and all, they have a blog portion. Even SCC Online, they have a blog category, they have an interview category, they have a jobs category where there are jobs listed of vacancies and internship experiences. So you make a list of all these famous lawyers, and you, more importantly, you make a list of all these websites, all these platforms where you can approach, like where you can access, and you will see that what are the different exposures, that there are so and so fields mein so and so lawyers. So you pay attention, take some efforts in journalism, and you curate websites for yourself. Information bahut hai. You would find out there will be there are hundreds of legal websites, hundreds of legal Indian websites where you will get the details. So you can take those steps. So my question is that I've been working in my family business for quite some time, and now I've shifted to law. So I'm right now 30, and I'm studying in FY LLB in KC Law College. So I wanted to know, my intention was that I don't want to wait after completing law, and then I will work, I will intern, and then I will start earning. I wanted to know how could I equip myself in a way that as I'm studying law, as I'm interning, I'm keeping myself financially independent, not depending on anyone. Okay, so how do I utilize my time so that I acquire the job skills that is needed to be financially independent? I will tell you. So I will give you advice for the litigation portion of law, because we don't practice much non-litigation, so I cannot advise you on that much. But what I suggest, the best education for litigation, जो कोर्ट रूम में हियरिंग होते हैं, आप वो कोर्ट रूम में बैठ के अगर हियरिंग देखोगे, ओके, मैं कोरोना वायरस के पहले ऐसा फ्री सिचुएशन था कि मैं सबको कहता था, अगर आपको कंफ्यूजन है, you sit in the courtroom, you watch all the hearings from the starting of the day to the end of the day. तो दिन में 20, 50, 100 मैटर आप देखोगे, आपको एक जात का एजुकेशन मिलेगा कि कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, एंड कला, आर्ग्यूमेंट करने की कला कैसी है, पेपर वर्क्स कैसे बनाते हैं, सामने वाले के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, जज को कभी गुस्सा आता है. So all these operative skills that you require, you can learn through open court. In fact, let me just digress a bit to the previous question also, that how you can find internship opportunities or job opportunities. When you sit in the courtroom for the full day, you will get exposed to a lot of lawyers in a lot of different fields. So if you really like some lawyers thing, or if you want some job opportunity somewhere, you sit in courtrooms and you carry your CV with you, or 4 or 5 copies of your CV. You freely approach. Many of my juniors have got a job like this. They say that, sir, your thing was very nice, and I will really be privileged and honored if I can get a job opportunity at your place. So many, 10, 15, 20 of my juniors have gotten a job that way. Now, coming back to the point, when you observe court hearings, you are getting education. Abhi corona ke zamane mein, every court is not open, but many courts are still open. Sometimes High Court does physical hearing, and I think Gujarat High Court or some High Court, they are doing live streaming of their hearings. So try to observe court hearings as much as you can. You, in 1 or 2 months, you will pick up 50 to 60% of the skills that is required. Another thing, दूसरा बात मैं करता हूँ drafting का. Unfortunately, drafting and application of a law is such a thing जो practice करके ही आपको आना है. अगर आप सोचोगे मैं कुछ पढ़ लूंगा and मैं समझ लूंगा तरीका, that is slightly unlikely. I have not seen many people who are able to learn drafting and such things only by reading. आप एक ड्राफ्ट बनाओगे, फिर आप दूसरे मैटर का ड्राफ्टिंग करोगे, तो आपको आपके एक्सपीरियंसेस पता चलेंगे कि चलो मैं ये तरह से सुधार करता हूँ. So some things are there which you will learn only after doing repeatedly, only after practicing again and again. So drafting and researching is one example like that. But mostly everything, you try to observe court hearings, you will get almost all the basic education that you need.
Observe court hearings as much as you can. So, I believe that for a lawyer, his first appearance is really very important. Just like for an actor, the first shot is important, So, how to get the courage for that first appearance, which is the actual argument and not just taking off date, And if you would like to share some experience of your first argument before a real court, that would be great. Okay. So first, let me give one small background. When you do moot courts and as well as when you observe these court proceedings, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको बहुत सारा एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा. आपका फाउंडेशन में you will have a very strong foundation. When you have done moot courts and when you observe court hearings enough, you will yourself feel confident to an extent. Okay. Now coming to the main point. Many times it is a very normal thing to have a little stage fright के मैटर है, तेरा स्टेक्स क्लाइंट का स्टेक्स इन्वॉल्व है, पब्लिक स्पीकिंग है एंड ये मौका दोबारा नहीं मिलना है. जो हियरिंग में होना है वो हियरिंग में ऐसा होगा कि कुछ गलत हो गया तो टेंशन आ रहा है कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो एंजाइटी आती है, स्टेज फ्राइट आता है. Now, what best in the context of public speaking and in the context of stage fright, what has been my experience? Many times अपना heart beat बढ़ने लगता है, वो दुख 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 होने लगता है. ऐसा होता है तो अपना ये रिस्क रहता है कि मैटर एफिशिएंटली नहीं जाएगा. ऐसा टेंशन रहता है कि मैं पैनिक में आके बोलूंगा तो बेस्ट वे में नहीं बोल पाऊंगा. So for such nervousness, what I have personally experienced, थोड़ी सांस लो, you focus on calming down your heartbeat. आपकी अगर धड़कन धक 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 it is going very fast, सांस लो, आपको समय मिलेगा. आप 10 सेकंड का टाइम लो, 15 सेकंड का टाइम लो. मैंने खुद 10 सेकंड का साइलेंस, 15 सेकंड का साइलेंस मेंटेन किया है कोर्ट रूम में, because I am calming myself down and I am framing the right words. So आप जैसा आपका हार्ट बीट रिड्यूस करोगे, now observe what I am doing. When our heartbeats are fast, we end up talking so fast that we lose the impact. When you lower your heartbeat, you naturally end up speaking in such a slow tone. You might observe that suddenly I have slowed down in my talking. That is an example and a manifestation of how you can recover. So for example, I was nervous. My heart was beating out of my chest. Maintain a 10-second silence. And then after your silence, when you do start talking, you talk at such a slow speed. It is okay. It is in fact advisable. It will sound normal. It will sound organic. You will retain your impact and you will retain the sense you are trying to make in that argument. And you will notice that 10 seconds is a very long time for a silence. But after that 10-second silence, when you start talking in a pace that you are comfortable with, the matter becomes normal. What you thought pressure is mounting in the silence, pressure is mounting because of my heartbeat, you take 10-second silence and you start talking at a speed with which you are comfortable. Go slowly. It is okay. You will retain your impact. So number one tip I want to give about public speaking is slow down your heartbeat, slow down the speed of your talking. Automatically, you will get the control once again in your hands. So number one tip is calm down. And number two tip I will give is there is one saying, preparation is the breakfast of champions. Never go for a matter unprepared. In my lecture, I said, मैंने लेक्चर में ऐसा कहा कि आपके जो 100, 150, 200, 1000 पेज का मैटर है, वो आपको एकदम टिप ऑफ योर टंग, मैटर का कोना कोना, मैटर का हर एक डिटेल आपको आपके दिमाग में बाय हार्ट रहना चाहिए. या फिर कुछ मैं खुद तो नोट्स बनाता हूँ. Whatever is the important thing in the matter,
आई पुट इट डाउन इन माई नोट्स एंड याद भी रखता हूँ, बट ये रहता है कि मुझे ये वाला पार्ट है तो मैं ये नोटिंग करके रखा हूँ दैट इट्स ऑन सो एंड सो पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का सो एंड सो नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर ABCD, और मैंने मेरे पेपर वर्क्स में कौन से पैराग्राफ में डाला है, पैराग्राफ 6, 8, 9, 10. So number one tip that I gave was you calm down, धड़कन स्लो करो और स्पीच का स्पीड स्लो करो. नंबर 2 टिप फॉर कॉन्फिडेंस, तैयारी, प्रेपरेशन. जितना आप खुद का प्रेपरेशन करोगे, जितना आपको खुद का कॉन्फिडेंस में प्रेपरेशन करोगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा. If you are confident about your preparation, you will be confident about your argument and hearing. So my number 2 and final tip for that is preparation. So you focus on calm yourself down, धड़कन, heartbeat slow करने का प्रयास करो. You feel कि तुम्हारा heart 60-80 beats per minute beat हो रहा है, calm down, 40, 45, 50, slowly, slow yourself down, slow the speech and maintain that slow speed. So number 1 is slow yourself down, calm yourself down, and number 2 तैयारी. जितनी तगड़ी मजबूत तैयारी करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा. So that is my answer to that, Shruti. That for your first matter and for the nervousness and stage fright and tension, these 2 tips are there. Okay, thank you so much. I have a question. We after completing the graduation, we'll be having so many areas of work, like we have environment, we have family, we have intellectual property rights, then criminal, and then civil, all these fields to work on. So sometimes I wonder which field to choose. Like it is up to our own interest, or how do we go about it? We just wanted to have your opinion on it. You will be surprised. Almost all the notions that you have about your field will be wrong. हमको जो आइडिया रहती है अपने फील्ड के बारे में, अपने को एक दो चंद चीजों की आइडिया रहती है, बट एक्चुअली वो मैटर में प्रैक्टिस करने में क्या क्या जो 99 दूसरी चीजें लगती है, many times it becomes कि हमें उससे कंफर्टेबल नहीं है. So in this relation there are 2 approaches and both are opposite approaches. So one approach, what NLU people, National Law University people, what they do, they apply for internship. वो लोग 1 month, 3 months, 6 months अलग अलग फील्ड में इंटर्नशिप करते हैं और आइडिया लेते हैं कि क्रिमिनल में अगर मैं कर रहा हूं तो क्रिमिनल में क्या क्या इन्वॉल्व है. पेपर वर्क्स में बेल के मैटर ज्यादा आते हैं, कभी कुछ क्रिमिनल्स के साथ एसोसिएशन होता है तो कभी एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं, कभी क्रिमिनल्स को बेल वगैरह कराने में वो लोग फीस नहीं भरते. सो यू विल गेट टू नो द nuances of that field when you do internship in that field. And what these NLU people do, they will take little experience of all the fields that they are interested in. फिर family court या फिर talaq and no, so actually the family court is not just divorce, it is maintenance and custody and all those things also. So if you practice in family court, you will get to see the ground reality of those fields. Sometimes fights can get ugly. Sometimes there is abusing in open court. Sometimes there is manipulation for custody of the child. Sometimes there is manipulation for not wanting to pay maintenance. So like I said, these people, they will do internship in all the fields to get a rough idea. But I was discussing that with one of my friends, and what my friend said, अरे ये तो बहुत privileged position है. She disagreed with this view. And she is like, सब लोग privilege नहीं होते कि उनको उनके choice of field में मिल जाता है. ऐसा कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको जो मिलता है उससे खुश रहना पड़ता है. So that is the another approach, that you pick one field and you just go deep in that field and you get to see whatever are the details of that field, and then you take a call कि मुझे ये field में settle होना है कि नहीं. So थोड़ा आप अगर इंटर्नशिप करोगे उसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा कि ये फील्ड में क्या क्या जाता है. एंड कभी ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मेरे चॉइस ऑफ फील्ड में जाने से, मेरे चॉइस ऑफ फील्ड में जाने के लिए, तो यू जस्ट डू वेरेवर यू गेट एंड यू वर्क योर वे फ्रॉम देयर. एंड अनदर व्हाट आई कैन एडवाइस, like I mentioned, all these websites, Locktopus, Live Law, Bar and Bench, उनका एक कैटेगरी रहता है where people post their experiences. So you can use the internet to your advantage to see के ये fields में क्या क्या लगता है. You can Google what are the fields in India, and you can Google career in intellectual property law, career in criminal law India, career in family law India,
career in civil law India. So you can use Google and technology to your advantage also. There are a lot of people who have put out a lot of personal experience and personal data out there. Even professionals, when they are giving interviews, they will point out, they will be either critical or appreciative of the field. The bankruptcy, insolvency bankruptcy field that has come out, people will give their opinion that this is a very nice law. It is finally a structured law. It has a good scope for clients as well as advocate, or vice versa. They will criticize that GST has come out in such a mess. So you will come to know that's what is advisable and what is not advisable. So you do internships in various fields as much as you can. Talk to seniors, talk to your teachers, talk to industry people. Like I said, go to court. You can talk to the lawyers एकदम, then you will be surprised. आपको लगता है कि ये लोग भगवान है, ये लोग को हम लोग अप्रोच नहीं कर सकते, कुछ नहीं. Sir, can I have 2 minutes of your time? I am a young practitioner of law. I am a young aspirant, sir. Sir, if you can provide me 5 minutes of your time for some guidance, I will be really grateful. You talk to the industry people, the people who are practicing. So there are a lot of resources out there. You use the websites and you read newspapers and you keep updated. I'm sure you will get a lot of idea. You will get precise and practical idea of what is going on in which field. You follow these things, I'm sure you will get your answer. So Mithil, आपने mention क्या about your favorite subjects, administrative law and iOS. I want to know, okay, what was your approach towards the subjects that you did not find interesting? So how does one go about the subjects when Discussion. studying? Discussion. The subjects that you do not like, chances are कि समझ में नहीं आ रहा है या complicated लग रहा है, इसलिए पसंद नहीं आ रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इंडियन पीनल कोड इतना सारा है. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, डिस्कस विथ योर टीचर्स, डिस्कस विथ योर सीनियर्स. आप जितना बात करोगे तो आपका दिमाग से एक्सपेंड होगा. आप खुद पढ़ने जा, एटलीस्ट मेरा तो ये रिस्ट्रिक्शन है, खुद पढ़ने जाओ तो खुद के विचार में थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है. This is where I will discuss with my friends, discuss with my colleagues, discuss with my peers. हम लोग मजाक में डिस्कस करेंगे, हम लोग सीरियसली भी डिस्कस करेंगे. हम लोग ये सेक्शन का जोक मारेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अरे तू मेरी बीवी बनेगी, अरे मैं तेरे पे 498A नहीं करूंगा. You discuss, so that was a joke kind of a thing. Another thing is you discuss in seriousness. कि कभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे डिस्कस करो कि क्या आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है. You talk it out with your friends, teachers and seniors. Sometimes it is unclear, then you discuss. Other times you just talk, अरे वाह ये तो कितना मस्त सेक्शन बना है ना, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में मैंने ये डिफरेंस पढ़ा. मुझे बुक पे पढ़ के समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने वेबसाइट खोला, गूगल किया, आर्टिकल मिला, आर्टिकल में एग्जाम्पल मिला. आप जितना डिस्कस करोगे that much clarity and interest you will get. Even it's like डिस्कस करने के बाद भी आपको इंटरेस्ट नहीं आए चलेगा, नॉलेज आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा. You discuss as much as you can. That is the advice I will give. Whatever subjects you don't like, you just discuss. And just let me just take this opportunity. Law में 2 टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सेक्शंस वाले, दूसरे थियरी सब्जेक्ट्स. सेक्शंस वाले कायदे होते हैं, सरकार ने कायदा बनाया है. The legislature, parliament has passed a law. This act, that act, Transfer of Property Act, Contract Act, Sale of Goods Act, Code of Civil Procedure, Criminal Procedure. All these are sections वाला subjects. तो sections वाला subjects अगर आप पढ़ रहे हो, आपको interest नहीं आ रहा है, bare act पढ़ सकते हो या commentary पढ़ सकते हो. Commentary का advantage ये है कि एक section पे वो लोग भारी भरकम narration देंगे. तो कमेंट्री आप पढ़ोगे तो आपको एक ही सेक्शन, माइनर इज नॉट अलाउड टू डू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसपे आपको 100 केस लॉज मिलेंगे. 100 sentences will be there in the commentary which will give you so many different perspectives. माइनर का ऐसा सिचुएशन था तो क्या रिजल्ट निकला, वैसा सिचुएशन था. So when you read commentary you will automatically get some interest. So that was so it's like there is sections wala subjects and then there is theory wala subjects. So you can just similarly counterpart, इसका जो commentary है ये theory subjects का भी reference books, textbooks होता है. If you're not liking it from one place, you migrate to another book, another author, another type of book. I am sure that when you read
different sources, you will automatically get the interest. Okay. And what is the importance of reading newspapers and knowing the current affairs in a law student's life? You will get to know industry updates. Government is planning to come out with a new law. You will get to know updates on what is happening every day, or rather 5 out of 7 days. You will see somewhere or the other in the newspaper HC, High Court or Supreme Court. So whatever are the new judgments that are being passed, you will get to know through journalism. Another advantage of newspapers is that you will improve your reading habits. So, like I said, in law, reading is a very indispensable, indisposable component. So, when you read newspaper, you are putting your time to good use. You are practicing and exercising your brain. And newspaper reading is important, but more important is reading those live law, ICC online, bar and bench websites, which update and report on the legal updates. So newspaper is there, one thing, newspaper तो पढ़ के पता चलेगा कि आपके एरिया में क्या नया लॉ आ रहा है अभी. So we practice in real estate, so some new property related thing in Mumbai, or say redevelopment, or some new construction related thing. So you will come to know what is the industry thing going on in your local area, local field, and you read those other websites to get to know nationally what are the important aspects going on in the law. So the advantage of thing is that you have to stay updated, वरना you risk becoming outdated. आपको लगता है ये कायदा है, कुछ अपडेट निकला है जो आपने पढ़ा नहीं है, तो आपका जो नोशन है वो गलत है, आप आउटडेटेड हो, आप क्लाइंट को गलत सलाह दोगे, आप कोर्ट में जाओगे, वो केस हार जाओगे. So that is the importance of being updated. Okay. And मिथिल, क्या आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को बता सकते हैं importance of highlighting and formatting in a lawyer's life? स्टडिंग के टाइम पे आई एम वेरी अगेंस्ट हाईलाइटिंग. कायदा का जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है, आई मेक लिस्ट्स. एवरीथिंग ऑलमोस्ट हैज एन इंग्रेडिएंट. सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ क्राइम, इंग्रेडिएंट नंबर 1 2 3 4, इंटेंशन होना चाहिए, एक्चुअल फिजिकल एक्ट होना चाहिए, 1 2 3 4, and I make a list, and every time I get a case, I refer my lists one by one. So property के cases आते हैं, मेरे list ready रहते हैं कि ये वाला जजमेंट ये वाले पॉइंट पे बात करता है. सो जजमेंट का लिस्ट होता है, हाउ टू डिटरमाइन द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ. आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ हाईलाइटिंग फॉर स्टडीज एंड स्टफ, बट आर्ग्यूमेंट करने जाते हो, जो आप लीगल पॉइंट बता रहे हो, या तो आपका कुछ स्टोरी का बता रहे हो या तो कुछ कायदे का बता रहे हो, तो वो आप हाईलाइट करके रखोगे तो जज को उतना ही पढ़ना है. तो यू आर हाईलाइटिंग द कोर of your argument. Let me take this opportunity to tell you, moot court competition के मेमोरियल में एक कैटेगरी होता है समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. तो ऐसा होता है कि इज योर केस मेंटेनेबल, यस और नो, ये रिलीफ तुम्हें देना चाहिए कि नहीं, यस और नो. Summary of arguments is a category where that issue, that question will be written, and you have to answer in the most precise, in the most naked way, in the most come to the point way. Summary of arguments, I tell my people, is my favorite and the most important part of a memorial. अगर आप आपके आर्ग्यूमेंट को 1 या 2 सेंटेंस में समराइज कर सकते हो, उसका मतलब है आपने आपके आर्ग्यूमेंट को समझा है, आपको समझ में आ गया है. So when you highlight in a court matter, you are highlighting the core of your argument. You are highlighting a summary of your argument. कि अगर ये पढ़ेगा जज तो ये सबसे डीप वाली मुद्दे की बात है, और अगर ये मुद्दे की सबसे डीप वाली बात है, ये पढ़ेगा जज तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, और सबसे मुद्दे वाली बात यही है. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाईलाइटिंग व्हेन वी आर आर्ग्यूइंग. सो व्हाटएवर इज द समरी, व्हाटएवर इज द कोर, दैट इज द थिंग वी हाईलाइट. कभी हम अपने पैराग्राफ में हाईलाइट करते हैं कि मैंने मेरे ड्राफ्टिंग में पैराग्राफ नंबर 9 में ये वाला पॉइंट लिखा है. दूसरा डॉक्यूमेंट्स में कि पेपर वर्क्स में ऐसा लिखा है, तो अपने प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शन में वो लोग अग्रीमेंट या कोई अलॉटमेंट लेटर देते हैं, उसमें कुछ लिखा है जो एक आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है, तो यू हाईलाइट दैट. तो जज को व्हेन द जज टर्न्स दैट पेज नजर के सामने, इट इज ऑब्वियस, तो मार्क किया हुआ है. जज जैसा आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो
जज भी सब मेंटली कम याद रखते हैं, वे भी नोटिंग करके लेते हैं कि आपके आर्ग्यूमेंट, अगर आपका मैटर बड़ा है, बहुत सारे पॉइंट्स है, तो वे भी लिख के लेते हैं। तो आप नोटिंग करके रखते हो, तो जज को जो स्टडी करना रहता है आपके मैटर में ऑर्डर पास करने के लिए, तो जज के लिए इजी हो जाता है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ highlighting and marking. But personally in studies I don't like to highlight. Every word of the law is there for a purpose. Every word is sacred. एक जोक है, एक मीम है कि लॉयर हाईलाइट करने बैठ रहा है तो वो पूरी बुक को, मतलब वो पेंट ब्रश लेके हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हाईलाइट करनी पड़ती है। I for studying I break it up. I break up the section in some parts. In fact, let me take this one opportunity. So Mithil, this lockdown is never ending now, the third wave coming back. So my question is, many of our participants are law students. Life has really slowed down. Unfortunately, they are not getting internships. What is your suggestion? Like they are not going to college, interacting, how things used to be when we were in college. So what is your advice? How can they turn this situation into an opportunity? Where can they invest their time? How to make the most of this situation, I can tell Yeah, you. locked at home. Yes. Number one, you try to look for online internships, but I don't know if that will be lucrative or if that will be fruitful. So what I have been telling my people ever since lockdown has started, what I tell my juniors and friends and everyone: spend your time studying, spend your time catching up with your syllabus. जितना तुम पढ़ाई करके रखो उतना तुम्हारे लिए अभी अच्छा है. Whatever subjects you have in your syllabus, just study the hell out of them, get whatever clarity you need. So this is one of the best times that you will get to clarify your legal concepts. If lockdown was not there, we feel like going out with friends, there is a lot of misappropriation of time, traveling to college, attending lectures and things like that. With everything happening from home, your travel time and distractions, or outside distractions, I would say, have drastically reduced. Use this time, study your syllabus, study every part of your syllabus, clarify whatever doubts you have. You can make the most of this lockdown time by investing your time in your studies. Spend your time studying, spend your time understanding the law. Internship and all, that will happen in due time. But if you study the things right now, you will be able to make better use of your internship opportunity, because you will be able to make better sense of the work that is going on. Many times it is normal कि मैं गया हूँ internship पे, सर ने काम भी दिया है, मैं सर के साथ बैठा हूँ in the meeting, in the discussion, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, because we don't know the law. If you study the law, you will be able to make sense of the complex discussions that you are exposed to. If you sit in some meeting and matters are being discussed, if you have studied the law, you will be able to understand, you will be able to make sense. But if you don't study the law, you are as good as lost. So internship तो आगे आना ही है. Spend your time studying the syllabus. So you basically mean to say that conduct an in-depth study, like read In-depth books. study. See, Yeah. we and many other platforms are coming out with these faculties who are explaining the topics. There are so many. Lockdown के बाद तो ये webinar का तो culture हो गया है. If you're not able to attend internship or court hearings on those topics, you attend these webinars. Experienced people have told you the practical application of these laws. They will tell you the technicalities of these laws. So you study your syllabus and attend these webinars. You see these webinars. So you will catch up with whatever you are missing out because of coronavirus. Studies is the main priority. Mithil, any closing remarks? Whatever, this video will also be beneficial to people who are contemplating law. अभी तक लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और अभी तक मालूम नहीं है कौन से 12th के बाद या 10th के बाद मैं क्या करूं, कौन से फील्ड में. इफ यू हैव एनी सच फ्रेंड्स who are contemplating, share it with them also. Before law student admission also, this lecture will be helpful, and just share it with whoever is in your law student studying also. Just one closing remark let me give you. जो आपके लॉ कॉलेज में अभी आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो आगे जाके आपके लॉयर कॉलीग्स बनेंगे. थिंक ऑन दैट, ड्वेल ऑन दैट. जो आज आपके लॉ कॉलेज दोस्त है वो कल आपके कॉलीग्स बनेंगे. So one simple example like that is Shruti Raval, who opened the session.
she and I were in the same law college. She and I are friends from law college, and today we are friends and colleagues in the profession. Keep that in mind. That is my closing remark. तुम्हारे आज के दोस्त तुम्हारे कल के colleague. Thank you for having me.